हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू रेडिक्स। आज हम लोग एसटी नंबर 348 के इंग्लिश सेक्शन को डिस्कस करेंगे। चलिए डिस्कशन शुरू करते हैं। ये पहला क्वेश्चन है और पैसेज पे बेस्ड आया हुआ है, क्वेश्चन नंबर 76। एंड मैंने आपको पैसेजेस को अटेम्प्ट करने का तरीका पहले भी कई बार एक्सप्लेन किया हुआ है कि आप पैसेज को अगर पढ़ना चाहें तो 2 सेंटेंस 3 सेंटेंस पढ़ लेने में कोई बुराई भी नहीं होती है। पॉपुलर मैगजीन, सैटरडे इवनिंग पोस्ट, डिड मच ऑफ द रीडिंग ऑफिस ऑन सॉल्यूशन स्टोरीज। और नीचे से भी 2 क्वेश्चन उठा लेना चाहिए। देयर इज नो क्वेश्चन इन माय माइंड बट दैट यू आर अ शैम एंड डिसग्रेस टू योर प्रोफेशन। इतना ठीक है, ऐसा करके। एंड अगर आप अच्छे रीडर हैं, आपकी स्पीड ठीक ठाक है, तो पूरा भी पढ़ लेने में कोई बुराई है नहीं, क्योंकि 30 सेकंड ज़्यादा से ज़्यादा लगेगा या 40 सेकंड मैक्सिमम। लेकिन हम वही तरीका करेंगे जो आज तक करते आए हैं, पैसेज को नहीं पढ़ेंगे और सीधे डिस्कस करेंगे। देखेंगे कि क्वेश्चन पढ़ के भी हम कुछ कर सकते हैं क्या। तो लॉरिमर डिड मच रीडिंग ऑफ द स्टोरीज। लॉरिमर इनमें से ज़्यादा स्टोरीज पढ़ता था। क्यों? क्योंकि क्यों नहीं पूछा है, बल्कि कंडीशन दिया है, इफ या व्हेन करके 4 कंडीशंस दिया है। एंड देखिए, तो पहला अगर आपने फर्स्ट सेंटेंस पढ़ लिया होगा तो यहाँ पे देखिए, लॉरिमर डिड मच ऑफ द रीडिंग ऑफ अनसॉलिसिटेड स्टोरीज। ठीक है, सो ऑब्वियसली योर आंसर इज व्हेन दे केम अनसॉलिसिटेड। ठीक है, ये फायदा होता है आपको पहला सेंटेंस पढ़ लेने से, क्योंकि ज्यादातर टाइम आपको एक आध क्वेश्चन तो उसमें से मिल ही जाता है। बाकी जब आप आगे का क्वेश्चन पढ़ेंगे, सो लॉरिमर वॉज अ गुड एडिटर बिकॉज, सो दिस मीन्स लॉरिमर क्या था, एक एडिटर था और वो भी अच्छा एडिटर था। ठीक है, अब पिछला सवाल देखिए, लॉरिमर डिड मच रीडिंग ऑफ द स्टोरीज। तो ऑब्वियसली एडिटर है तो स्टोरीज को क्यों पढ़ेगा और कब पढ़ेगा, इतना आइडिया आप लगा सकते हैं। इफ दे वर द सॉलिसिटेड वंस व्हेन दे अपीयर टू बी बैड, तो ऐसा कोई कारण है नहीं कि मच ऑफ द रीडिंग वो तब करेगा स्टोरीज की जब वो बैड स्टोरीज हों, तब वो मच ऑफ द रीडिंग करेगा। तो ऑब्वियसली ये तो बेकार सा है। एंड व्हेन दे वर फ्रॉम वुमेन राइटर्स, ऐसा कहना उस लॉरिमर की तौहीन होगी। उसको वुमेनाइजर ना कहें कि सिर्फ महिलाओं की तरफ से जब आते थे तभी उन लेटर्स को पढ़ता था, ऐसा किसी भी एडिटर के बारे में कहेंगे तो उसको अच्छा नहीं लगेगा। और वैसे भी ये पॉजिटिव स्टेटमेंट है नहीं, ये नेगेटिविटी है, तो ये सारी बातें आपके स्ट्रॉन्ग आर्गुमेंट है नहीं। बचा आपका ऑप्शन नंबर ए एंड ऑप्शन नंबर डी। तो अगर आप सॉलिसिटेड और अनसॉलिसिटेड में डिफरेंस जानते हैं तो ऑब्वियसली आप इसको तुरंत आंसर कर देंगे और आपका आंसर होगा डी। लेकिन बाई चांस अगर आप इसका मीनिंग नहीं जानते हैं तो जान लीजिए, टू सॉलिसिट का मतलब होता है टू आस्क फॉर समथिंग, किसी चीज को मांगना। फॉर एग्जाम्पल मनी और हेल्प, पैसा सहायता के रूप में या फिर दूसरी कोई मदद मांगना, इस एक्शन को बोलते हैं टू सॉलिसिट। एंड सॉलिसिटेड अगर कोई चीज है तो ऑब्वियसली दैट थिंग इज डिमांडेड, वो मांगा गया है, सॉलिसिट किया गया है। और इससे बनता है एक और वर्ड, वो भी आप जान लीजिए, सॉलिसिटर जनरल आपने जरूर सुना होगा, या फिर कम से कम सॉलिसिटर तो सुने ही होंगे। सॉलिसिटर आपका आता है एडवोकेट्स के लिए, एडवोकेट्स को भी आप सॉलिसिटर बोलते हैं। ठीक है, यूके में स्पेशली सॉलिसिटर ही बोला जाता है एडवोकेट्स को। सो सॉलिसिटर जनरल ये आपका न्यायविद होता है, महान्यायविद। ठीक है, तो वो सारे एडवोकेट्स का बात टाइप का होता है, तो वो सॉलिसिटर जनरल हो जाता है। सो ये वर्ड इसी सॉलिसिट से डिराइव हुआ, इसलिए मैंने बता दिया, लेकिन यहाँ फिलहाल इसका कोई लेना देना नहीं है। फिलहाल जो आपको मीनिंग है वो सॉलिसिट से डिराइव हुई है, सॉलिसिटेड यानी डिमांडेड। सो लॉरिमर डिड मच रीडिंग ऑफ द स्टोरीज, कब वो ज्यादा स्टोरीज को पढ़ता था, इफ दे वर द सॉलिसिटेड वंस, यानी कि उनकी डिमांड होती थी, रिक्वेस्ट किया जाता था राइटर्स की तरफ से कि भैया पढ़ लो पढ़ लो पढ़ लो, तब पढ़ता था। या फिर व्हेन दे केम अनसॉलिसिटेड, अनसॉलिसिटेड यानी बिना किसी रेफरेंस वगैरह के, बिना किसी सोर्स सिफारिश के आते थे, तब उनको पढ़ता था। तो बिकॉज लॉरिमर वॉज अ गुड एडिटर, वो इधर देखिए,
इधर पता चलेगा आपको कि बिकॉज लॉरिमर वॉज अ गुड रीडर दैट सो ही रेड मच ऑफ द स्टोरीज व्हेन दे केम अनसॉलिसिटेड, उनके पीछे कोई शोर सिफारिश नहीं रहता था तब उसको वो पढ़ता था। तो इतना लंबा प्रक्रिया में जाने के बाद आपका दिमाग कभी जाके आप रीजनिंग लगा पाएंगे कि डी शुड बी द आंसर। And to avoid all this hustle and bustle, just read the first sentences and you can see the words unsolicited stories and you know the answer is D. And now next question. Lorimer was a good editor because इसमें से क्यों वो एक अच्छा एडिटर था? His reply to angry writer was polite, क्योंकि उसका रिप्लाई एंग्री राइटर के प्रति बड़ा ही पोलाइट था, इसलिए लॉरिमर अच्छा एडिटर था। ऐसा कहना बहुत स्ट्रांग बात नहीं है। मैं भी पोलाइटली ही बात करता हूँ लोगों से, तो क्या मैं अच्छा एडिटर हूँ? नहीं, मैं टीचर हूँ। तो कोई बंदा पोलाइट है और पोलाइटली रिप्लाई कर रहा है तो दैट मेक्स हिम अ गुड एडिटर, ऐसा कोई जरूरी बात नहीं है। तो ये थोड़ा सेम टाइप का स्टेटमेंट है, नॉट वेरी स्ट्रांग, यू कैन कंसीडर दिस। आगे देखिए, इससे अच्छी बात कोई हो सकती है। ही अपोलोजाइज्ड फॉर रिजेक्टिंग द स्टोरी विदाउट रीडिंग इट। अब चूंकि उसने स्टोरी को बिना पढ़े उसको रिजेक्ट कर दिया था, इसलिए उसने अपोलोजाइज किया। पहली बात तो पैसेज में ऐसा हुआ ही नहीं है, ठीक है। अगर आप पैसेज पढ़ेंगे तो जान जाएंगे, प्लस आप पढ़े नहीं हैं। तो ही अपोलोजाइज फॉर रिजेक्टिंग द स्टोरी विदाउट रीडिंग इट, इतना स्ट्रांग है नहीं। अगर देखते हैं इससे भी कोई स्ट्रांग होगा तो वो इसको और अच्छा एडिटर बना देगा। He could find the worth of a story with a little effort, obviously। इसको आप कंसीडर करिए। तो क्या किसी अच्छे एडिटर के अंदर ये गुण होना चाहिए? हाँ, बिल्कुल होना चाहिए कि उसको वर्थ ऑफ द स्टोरी पता चल जाना चाहिए विद अ वेरी लिटिल एफर्ट। थोड़ा सा ही ध्यान दे और उसको स्टोरी का महत्व या उसका वैल्यू पता चल जाए, दैट मीन्स ही इज अ वेरी गुड एडिटर। सो ये एक अच्छे एडिटर की क्वालिटी होती है। एंड ऑब्वियसली लॉरिमर वाज अ गुड एडिटर because he had this quality. He could find the worth of a story with a little effort. He was prompt in writing letters. अच्छा, जब भी ये मैं तरीका अप्लाई करने को बोलता हूँ आपको कि विदाउट रीडिंग द पैसेज यू कैन आंसर द क्वेश्चंस, तो इसमें देखिए क्या होता है। एक बात फॉलो करती है कि ABCD में से एक ही सही होगा, चारों तो सही होगा नहीं। तो जरा चारों को पढ़ के, और कोई कारण मैं आपको नहीं बताता हूँ, ठीक है, कोई कारण, कोई रीजन नहीं, कुछ नहीं, चारों को पढ़ के बताओ सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्ग आर्ग्यूमेंट कौन सा लग रहा है। सही तो एक ही है, और सबसे ज्यादा फीलिंग किस पे आएगी आपकी को? बार बार लगेगा कि हाँ, दिस शुड बी द ट्रू आंसर, करेक्ट आंसर। तो यार ऑब्वियसली जो सी वाला स्टेटमेंट है ना, वो बाकी तीनों स्टेटमेंट पे बहुत ज्यादा भारी है और इसीलिए आपका आंसर है। द लेडी रोट अ हफी लेटर बिकॉज, अब ये देखो, हफी का मीनिंग अगर आप नहीं भी जानते हो तो अब तक जान गए होगे अगर आप कायदे से पढ़ोगे। हिज रिप्लाई टू दी एंग्री राइटर, द राइटर वाज एंग्री। जिसने भी वो पत्र लिखा था वो कैसा था? एंग्री था। और यहाँ पे क्वेश्चन लिख रहा है द लेडी रोट अ हफी लेटर बिकॉज। बाई चांस हफी का मीनिंग आपको पहले से नहीं पता था, उसके बावजूद अगर आप स्मार्ट हैं तो अब तक पता चल गया होगा कि हफी इज इक्वल टू एंग्री। सो हफी लेटर इज एंग्री लेटर। सो द लेडी रोट अ हफी लेटर बिकॉज हर स्टोरी वाज रिजेक्टेड, उसकी स्टोरी रिजेक्ट हो गई थी इसलिए उसने एंग्री लेटर लिखा। या फिर हर स्टोरी वाज रिजेक्टेड ऑल्दो इट वाज गुड, ठीक है। या फिर लॉरिमर वाज बायस्ड इन हिज डिसीजन, ठीक है। इनमें से क्या बात हो गई थी जिसकी वजह से वो औरत खफा थी और उसने एक हफी लेटर लिखा? देखिए, इसको विदाउट रीडिंग द पैसेज बहुत ज्यादा गेस कर पाना उतना आसान नहीं है, क्योंकि पैसेज में कोई भी कारण दिया हुआ हो सकता है। हाउ स्टोरी वाज रिजेक्टेड, अनरेड, या फिर रिजेक्टेड ऑल्दो इट वाज गुड, या बायस्ड इन हिज डिसीजन। लेकिन बायस्ड इन हिज डिसीजन होने का चांस कम है, क्योंकि लॉरिमर जो था अच्छा एडिटर था तो वो कभी बायस्ड होगा नहीं अपने डिसीजन में। प्लस अगर आप अगला क्वेश्चन देखेंगे तो लॉरिमर रेड द स्टोरीज बिकॉज ही, ऑप्शंस को सिर्फ पढ़ा रहा हूं अभी, बिकॉज ही एंजॉयड रीडिंग इन ऑर्डर टू पब्लिश देम, ओनली टू फाइंड फॉल्ट विद देम इन ऑर्डर टू रिव्यू देम। तो एंड लॉरिमर्स रिप्लाई वाज इररिलेवेंट, रूड, विटी या फिर फनी। तो द लेडी रोट अ हफी लेटर, नो, नॉट मच आइडिया, बहुत ज्यादा आइडिया मिलेगा नहीं। आप इसको अगर विदाउट रीडिंग द पैसेज अटेम्प्ट करेंगे तो गलत भी होने के चांसेस बरकरार रहेंगे इसमें। दैट इज वाई आई कॉल दिस मेथड रिस्क मेथड।
बट बिकॉज आई हैव रेड दिस पैसेज सो आई नो द आंसर, एंड आपको भी जानना चाहिए क्योंकि बहुत ज़्यादा कठिन है नहीं. द लेडी रोट अ हफी लेटर, इसलिए लिखा था बिकॉज हर स्टोरी वाज रिजेक्टेड अनरेड. लॉरिमर, उसको ऐसा लग रहा था कि लॉरिमर ने मेरा लेटर पढ़ा ही नहीं और इसको रिजेक्ट कर दिया. एंड ठीक है, सो लास्ट वीक यू रिजेक्टेड माई स्टोरी, आई एम पॉजिटिव यू डिड नॉट रीड इट. ठीक है, तो आई एम पॉजिटिव यू डिड नॉट रीड इट, यही आपका आंसर है. मुझे यकीन है आपने इसको पढ़ा नहीं है. सो हर स्टोरी वाज रिजेक्टेड अनरेड, इसीलिए उसने एक हफी लेटर यानी एंग्री लेटर लिखा था, खुन्नस भरा. एंड लॉरिमर्स रिप्लाई वाज कैसा था? इररिलेवेंट था, रूड था, फनी था. ऑब्वियसली चूंकि वो अच्छा एडिटर था तो उसका रिप्लाई विटी ही रहा होगा, इररिलेवेंट, रूड या फिर फनी नहीं रहा होगा. ऐसा भी आप इसको गेस कर सकते हैं. और अगर डिटेल जानना हो तो पैसेज पढ़ लीजिए. उसने यही बोला था उसको कि लॉरिमर्स रिप्लाई वाज सक्सेंट, मैडम एट ब्रेकफास्ट व्हेन आई क्रैक ओपन एन एग आई डोंट हैव टू ईट होल डे टू नो इट्स बैड. ठीक है. एंड आखिरी सवाल 80 नंबर, लॉरिमर रेड द स्टोरीज क्यों? बिकॉज ही एंजॉयड रीडिंग, या फिर इन ऑर्डर टू पब्लिश देम, या फिर ओनली टू फाइंड फॉल्ट विद देम, या फिर इन ऑर्डर टू रिव्यू देम. अब एडिटर के तौर पे लॉरिमर क्यों स्टोरीज पढ़ेगा इनमें से? ठीक है, क्योंकि कमियां निकालने के लिए नहीं, एंड क्योंकि वो रीडिंग एंजॉय करता था नहीं. अब देखिए इस पे और इस पे बहुत लोग कंफ्यूज होंगे, लेकिन इसको बिल्कुल मत आंसर चूज करिएगा, क्योंकि एडिटर का काम होता है सिर्फ और सिर्फ रिव्यू करना, पब्लिश करना पब्लिशर का काम होता है. ठीक है, तो इन ऑर्डर टू पब्लिश देम नहीं, बल्कि इन ऑर्डर टू रिव्यू देम. और वैसे भी ये क्वेश्चन अगर आप फिर से देखिए तो बार बार जो मैं ये बोलता हूँ, रीजनिंग एंड लॉजिक की मैं बात करता हूँ. ठीक है, बार बार कि पैसेज में रीजनिंग लगाओ, लॉजिक लगाओ और उसके हिसाब से आंसर. जरा ये सवाल देखो, लॉरिमर स्टोरीज क्यों पढ़ता था? अब यार देखो, इस सवाल का जवाब अलग अलग लोगों के दिमाग में अलग अलग आ सकता है. पूरा पैसेज पढ़ लेंगे और कहीं भी डायरेक्ट आंसर आपको मिलेगा नहीं लिखा हुआ. नो, डायरेक्ट आंसर हैज नॉट बीन गिवन इन द एंटायर पैसेज टू दिस क्वेश्चन कि लॉरिमर क्यों स्टोरीज पढ़ता था. नो डायरेक्ट आंसर, यू विल नेवर फाइंड इट. 4 बार पैसेज पढ़ लेंगे, 4 घंटे तक पढ़ लेंगे तो भी नहीं पाएंगे. और उसके बाद लोगों को अलग अलग आंसर लगेगा. कुछ लोगों को लगेगा क्योंकि यार वो लॉरिमर एडिटर था तो ऑब्वियसली ही मस्ट हैव एंजॉयड रीडिंग, तो कुछ लोग इसको लगाना चाहेंगे. फिर कुछ लोगों को लगेगा कि लॉरिमर चूंकि एडिटर था तो वो पब्लिश करने के लिए स्टोरीज पढ़ता था, तो कुछ लोग इस पे भी बताएंगे. कुछ लोगों को लगेगा कि यार चूंकि लॉरिमर एडिटर था तो उसका काम ही यही था कि स्टोरीज में कमी वमी हो तो उसको ढूंढे और उसको पब्लिश ना करे, इसलिए ही रेड द स्टोरीज इन ऑर्डर टू फाइंड फॉल्ट विद देम. इस पे भी जा सकते हैं कुछ लोग. एंड कुछ लोगों को लगेगा ये. तो लॉजिक और रीजनिंग आपने लगाया और चारों में से चारों ऑप्शन आपको लग रहे हैं कि ये भी हो सकता है, ये भी हो सकता है, ये भी हो सकता है. But as I have always told you, your logic and reasoning should be strong and positive. ठीक है, उसी के साथ जाएं. ये पहली बात तो पॉजिटिव नहीं है, ठीक है, और ये आपका स्ट्रांग नहीं है. ठीक है, पब्लिश देम लॉजिकली इनकरेक्ट है क्योंकि लॉरिमर एडिटर था और एडिटर का काम पब्लिश करना होता ही नहीं है, पब्लिशर का काम पब्लिश करना होता है. ये वर्ड बहुत स्ट्रांग है क्योंकि यही काम एडिटर का होता है. ठीक है, इट इज द जॉब ऑफ एन एडिटर. तो बहुत ऑब्वियस सा रीजन है कि इन ऑर्डर टू रिव्यू देम लॉरिमर रेड द स्टोरीज. तो इसीलिए मैं बोलता हूँ रीजनिंग और लॉजिक को लगाओ, क्योंकि पैसेज पढ़ के हर क्वेश्चन का आंसर मिलता भी नहीं है. अभी आइए हम सब से बाहर निकलते हैं और कुछ ग्रामेटिकल सेंटेंसेस हैं. इनमें ए, बी या सी, डी किसी हिस्से में दिक्कत है. सेंटेंस को पढ़ना है और हिस्सा पहचानना जहाँ पे समस्या है. सो द सम एंड द सबस्टेंस ऑफ दिस पोएम इज एज फॉलोज, नो एरर. देखिए, द सम एंड द सबस्टेंस, ऐसा कुछ जहां भी आपको दिखे तो आपको डाउट होना चाहिए. पहली बात देखो, इसको 2 बातें होती हैं. जो फ्रेज होता है वो ये होता है, द सम एंड सबस्टेंस, और इसका मतलब होता है लबो लबाब. अब लबो लबाब भी आप नहीं जानते होंगे.
तो लबोलबाद कहने का मतलब होता है कि कुल मिला जुला कर, ठीक है, ओवरऑल, ठीक है। ये जो थीम है, जो समरी है, समरी यू कैन कॉल इट, ठीक है। तो ये जो समरी है, जो लबोलबाद है स्टोरी का, वो यही है। तो सम एंड सबस्टेंस इज इक्वल टू समरी ऑफ दिस पोएम इज एज फॉलोज, इस तरीके से, इस प्रकार है कुछ। तो ये आपका करेक्ट फ्रेज होता है, द सम एंड सबस्टेंस, यानी कि यहाँ पे ये द नहीं रहेगा। दूसरा एक और तरीका है इसको पहचानने का, ये बात आपको कंजंक्शन में पढ़ाई गई होगी। बाई चांस आप ये बात नहीं जानते हैं कि द सम एंड सबस्टेंस होता है, ठीक है, और आप डाउटफुल हैं, समझ में नहीं आ रहा एरर कहाँ है, तो आपको कन्वेंशन में ये बात तो जरूर याद होगी, द मैनेजर एंड द चेयरमैन। आप बताओ, हैज कम की हैव कम, ठीक है। तो ऑब्वियसली हैव कम, हैज कम नहीं होता है, क्योंकि द चेयरमैन अलग पर्सन है और द मैनेजर अलग पर्सन है। दो बार आर्टिकल लग गया, यानी दो अलग अलग चीजें हो गई। और उसके बाद जो वर्ब आती है वो कैसी आती है, प्लूरल आती है। तो यहाँ पे देखिए दो बार आर्टिकल द यहाँ भी है और द यहाँ भी है। तो अगर ये दो एंड से जुड़ा हुआ है तो दो बार द है, यानी दो चीजों को इंडिकेट करेगा। और द सम एंड द सबस्टेंस ऑफ दिस पोएम, यहाँ पे आर होना चाहिए था, लेकिन जब अगर आर करके यहाँ सही करेंगे तो वो गलत हो जाएगा, इसलिए ये द को रिमूव करके सही करिए, ठीक है। एक द हटा दो, द सम एंड सबस्टेंस ऑफ दिस, अब ये एक हो गया, द सम एंड सबस्टेंस इज, ठीक है। तो द सम एंड सबस्टेंस ऑफ दिस पोएम इज एज फॉलोज, कुछ इस प्रकार है। अगला देखो, मधु लिव्ड इन मुंबई सिंस 1970 टू 1985 बट इज नाउ लिविंग इन चेन्नई। तो यहाँ पे क्या दिक्कत है, ये टेंस का दिक्कत है, ठीक है। सॉरी, टेंस का दिक्कत नहीं है, टेंस आपको पहचानना चाहिए। सिंस फॉर पढ़ के आप कंफ्यूज हो जाएंगे कि टाइम दिया है तो सिंस सही होगा, लेकिन नहीं, ये जो टू लगा है ना, अगर सिर्फ सेंटेंस इतना ही होता, मधु लिव्ड इन मुंबई सिंस 1970, तो ये सही होता, ठीक है। लेकिन इसके बाद जो टू लग गया है ना, तो सिंस कभी टू के साथ आता नहीं है, टू 1985, तो ये वाला सिंस गलत हो गया, इस टू को नहीं गलत करेंगे, ठीक है। 1970 टू 1985 ही रहेगा, इधर ये टू सही है, सिंस में दिक्कत है, इसको फ्रॉम लिखना पड़ेगा फिर 1970 से 1985 तक, ठीक है। सो मधु लिव्ड इन मुंबई फ्रॉम 1970 टू 1985। इधर ये बी हिस्से में आपका एरर है, तो बी इज योर आंसर। और यहाँ पे आंसर क्या था, ए। अगला देखते हैं, इट हैज बीन शोन दैट वेरी हाई डोजेज ऑफ विटामिन सी एक्चुअली कॉजेस कैंसर सेल्स टू ग्रो। ये बहुत ही बेसिक एरर है और बहुत ही इंपॉर्टेंट एरर है, क्योंकि इसकी फ्रीक्वेंसी बहुत ज़्यादा है एग्जाम में अपीयर होने की, चाहे वो बैंक का एग्जाम हो, चाहे वो एसएससी का एग्जाम हो, आता बहुत है ये एग्जाम्स में। सो देखिए, इट हैज बीन शोन दैट वेरी हाई डोजेज ऑफ विटामिन सी एक्चुअली कॉजेज कैंसर सेल्स टू ग्रो। रीड इट ट्वाइस, रीड इट थ्राइस, कैन यू सी द एरर? यस यू कैन। हियर इज द प्रॉब्लम, डोजेस कॉजेज, देखिए डोजेस कॉजेज नहीं हो सकता है, अगर डोजेस है प्लूरल तो इसको बनाइए कॉज। इट हैज बीन शोन दैट वेरी हाई डोजेज ऑफ विटामिन सी एक्चुअली कॉज कैंसर सेल्स टू ग्रो, ठीक है। आपको पता है कि बॉय गोज होता है और बॉयज गो होता है, ठीक है। यही जो बेसिक फंडा है, मैंने बताया एलिमेंट्री है, बेसिक है, वही फंडा यहाँ पे फॉलो होगा। एंड कॉजेस नहीं होगा, कॉज होगा। डायरेक्शन 84 to 86, you have to fill the blanks with the following words. 84 sentences. With the amount of conflicts in the word, a third word war is imminent. ठीक है, अब देखो, ये आपका कंफ्यूजन पेयर ऑफ वर्ड्स में भी आता है, इसको जानना जरूरी भी है। देखिए यहाँ पे आपका ये वोकैब पे बेस्ड बात हो गई पहला तो,
और वो कैब को जानने के बाद भी जो बहुत ध्यान से देखा होगा और ध्यान से जानता होगा वही आंसर कर पाएगा। तो यहाँ इमिनेंट चाहिए और ये वाला इमिनेंट चाहिए, क्योंकि इमिनेंट का मतलब होता है वेरी क्लोज इन फ्यूचर। ठीक है, बस होने ही वाला है, सर्टेन टू हैपन इन नियर फ्यूचर, यानी अबाउट टू हैपन इन नियर फ्यूचर। हिंदी में इसके लिए बड़ा अच्छा शब्द है, ये आधा ना है, सन्निकट। ठीक है, निकट तो जानते ही होंगे, अगर सन्निकट नहीं जानते होंगे तो सन्निकट या निकट यानी कि बहुत ही निकट भविष्य में होने वाला, इमिनेंट, इट इज अबाउट टू हैपन वेरी सून। तो विद द अमाउंट ऑफ कॉन्फ्लिक्ट्स, जो बलबा बवाल चल रहा है दुनिया भर में, इराक, इजराइल, सीरिया, लीबिया, लेबनान, क्रीमिया, उसको देखते हुए ऐसा लग रहा है कि अ थर्ड वर्ल्ड वॉर इज एट हैंड, कभी भी हो सकता है। ठीक है, इज वेरी इमिनेंट। सो एट हैंड इज ऑल्सो द सेम, इज एट हैंड इज इमिनेंट, होने वाला है, कभी भी हो सकता है। बाकी ये भी एमिनेंट है, और इस एमिनेंट का मतलब क्या होता है? इस एमिनेंट का मतलब होता है वेरी फेमस, या फिर हिंदी में बोलना चाहें तो प्रमुख या प्रधान के तौर पे भी आप बोल सकते हैं। पॉपुलर भी इसी की मीनिंग है, पॉपुलर फेमस एक ही बात है। सो द एमिनेंट राइटर, द एमिनेंट साइंटिस्ट, पॉपुलर फेमस राइटर, फेमस साइंटिस्ट वगैरह वगैरह। ठीक है, तो ये दोनों एमिनेंट में क्या अंतर है ये आपको जानना चाहिए। ये आप दोनों एडजेक्टिव हैं, लेकिन इट इज यूज्ड फॉर सम इंसिडेंट्स व्हिच इज अबाउट टू हैपन इन नियर फ्यूचर, एंड दिस इज एमिनेंट व्हेन इट इज यूज्ड फॉर अ पर्सन हु इज वेरी फेमस इन हिज पर्टिकुलर फील्ड। एंड नाउ दिस वर्ड इमैनेट, इमैनेट इज इक्वल टू कम आउट फ्रॉम अ सोर्स। किसी सोर्स से बाहर निकलना, बाहर निकलना हिंदी में बोल सकते हैं उत्सर्जित होना। ठीक है, अच्छा एग्जांपल सेंटेंस देखिए, एक बार में ये सेंटेंस समझ में आ जाएगा। लावा, ये वाला, लावा इमैनेट्स फ्रॉम द वोल्केनो। बताओ होता है कि नहीं? वोल्केनो से लावा के नहीं है, VOLCANO है ये। तो लावा इमैनेट्स फ्रॉम वोल्केनो, बताओ होता है? हाँ होता है, इमैनेट होता है लावा, किधर से? वोल्केनो से। दूसरा एग्जांपल देखिए, अ वेरी गुड स्मेल इज emanating फ्रॉम योर किचन। ठीक है, अ वेरी गुड स्मेल इज emanating फ्रॉम योर किचन डियर, व्हाट आर यू कुकिंग? ठीक है, बहुत ही सुंदर महक आ रही है तुम्हारे किचन से, क्या बना रही हो? ठीक है, तो emanating is again to come out. ठीक है, very good smell is coming out from your kitchen, so what are you cooking? So you can see the meaning is very beautiful and you should know this word. And what is emanate? Emanate is nothing but an adjective for emanate. देखिए, जो कुछ भी इमैनेट होता है ना, ये लावा इमैनेट हो रहा था किधर से? वोल्केनो से लावा इमैनेट हो रहा था। तो यहाँ पे इमैनेट क्या है? वर्ब है, और ये जो इमैनेंट लिखा है ये एडजेक्टिव है। ठीक है, अब ऐसा लिखा जाएगा लावा। अभी इस सेंटेंस को मैं कंटिन्यू करता हूँ, आगे देखिएगा। लावा इमैनेट्स फ्रॉम द वोल्केनो एंड द इमैनेंट लावा, immanent lava cools down. ठीक है, to form, अब इतना भूगोल मुझे आता नहीं है, लेकिन to form some kind of rock, पता नहीं कौन सा काइंड का वो रॉक बनाता है। ठीक है, वो पता नहीं कौन सी मिट्टी उट्टी उसको बोलते हैं, पता नहीं कौन सा पत्थर बन जाता है वो। सो द इमैनेंट लावा, कैसा लावा? इमैनेंट लावा यानी बाहर निकला हुआ लावा। तो
तो इमानेट मतलब होता है बाहर निकलना, और इमानेंट मतलब होता है बाहर निकला हुआ, एडजेक्टिव। तो आई होप कि ये चारों वर्ड आपको कायदे से समझ गए होंगे। इतना समय इसमें इसलिए लगा क्योंकि चारों वर्ड इंपॉर्टेंट है। अगला देखिए, द रिलेशन बिटवीन द प्राइम मिनिस्टर एंड द यूएस प्रेसिडेंट इज परफेक्टली कॉर्डियल, क्योंकि बाकी एक्सीलेंट, इन्फॉर्म्ड और स्मूथ मतलब फालतू का है, ठीक है। परफेक्टली फ्रेंडली या फिर परफेक्टली कॉर्डियल, तो ये वाला आसान था। अगला CORDIAC, कार्डियक या कार्डिया, ये जो रूट होता है इट इज यूज्ड फॉर योर हार्ट, जिधर भी आ गया दिल आने वाला है। देखिए कार्डियल अरेस्ट भी होता है, कार्डियक अरेस्ट होता है एक्चुअली, कार्डियक अरेस्ट यानी कि वो दिल का दौरा पड़ गया, ठीक है, कार्डियक। एंड कार्डियल इज बड़ी दिली, तो दिली रिलेशन है, उनके दिल बड़े मिलते जुलते हैं, तो दिल से बना ये कार्डियल, दिल मिलना जुलना यानी फ्रेंडली। सो रिलेशन बिटवीन द ह्यूमन एंड द यूएस प्रेसिडेंट इज परफेक्टली कार्डियल, स्मूथ, इन्फॉर्म्ड, एक्सीलेंट, सब बकवास। 86, नेवर मेट एनी गर्ल सो ब्यूटीफुल, देखिए बहुत आसान है। देखो यहाँ पे आई हैड और डिड आई कोई लोग किए नहीं होंगे, लेकिन हैव आई और आई हैव में आपका आंसर आया होगा। हैव आई इज द करेक्ट आंसर, आई हैव इज नॉट द करेक्ट आंसर। सी वाई? बिकॉज नेवर, सेल्डम, हार्डली, स्कार्सली, इन वर्ड्स के बाद हमेशा इन्वर्जन होता है। अगर आप इन वर्ड से कोई भी बात शुरू कर देंगे और भी इनके अलावा कुछ, लेकिन अभी इतने को समझिए, नेवर, सेल्डम, हार्डली, स्कार्सली, इनसे अगर सेंटेंस कभी भी शुरू करेंगे तो सेंटेंस आपका हमेशा यही बनेगा, नेवर हैव आई, इधर ही लिख देता हूं, नेवर हैव आई मेट एनी गर्ल सो ब्यूटीफुल, ठीक है। या फिर ऐसा देखिए, नेवर हैव आई सीन सच अ मूवी, ठीक है। अब इसी बात को दूसरी तरीके से मैं लिखता हूं, इधर ये सेंटेंस सही है क्योंकि नेवर से बात शुरू हुई है तो इन्वर्जन होगा। इन्वर्जन होने का मतलब क्या होता है, हेल्पिंग वर्ब पहले और सब्जेक्ट बाद में, इसी बात को आप बोलते हैं इन्वर्जन। लेकिन इसी बात को अगर मैं ऐसा लिखता ना, आई से शुरू करता, नेवर से नहीं, तो आई हैव नेवर सीन, तो यहां कोई इन्वर्जन नहीं हुआ है, सब्जेक्ट पहले आया है और हैव बाद में आया है, हेल्पिंग वर्ब बाद में आई। सो अगर आई वाई दूसरा कोई सब्जेक्ट से शुरू करेंगे और नेवर बीच में आएगा तो इन्वर्जन होगा, ऐसा कोई रूल नहीं है, तब नहीं होगा। आई हैव नेवर सीन सच अ मूवी, मैंने ऐसी पिक्चर अपनी जिंदगी में कभी नहीं देखी, लेकिन अगर नेवर से बात शुरू करेंगे तो हमेशा इन्वर्जन होगा, ये बात ध्यान में रखिएगा। इसीलिए देखिए ये सेंटेंस देखिए, seldom he goes there, seldom he goes there, यानी कि वो बिरले ही वहां जाता है, नहीं जाता है, ना के बराबर जाता है, वेरी रेयरली वहां जाता है। लेकिन ये सेंटेंस गलत है ना, क्यों? क्योंकि इन्वर्जन नहीं हुआ है सेल्डम के बाद, और होना चाहिए, तो करेंगे कैसे? सेल्डम डज ही go there, ठीक है, ये आपका सही तरीका। seldom does he go there is the correct sentence, seldom he goes there is not the correct sentence, and the same thing is happening with never, ठीक है। never have I met any girl so beautiful, इतनी खूबसूरत लड़की से तो मैं कभी मिला ही नहीं हूँ। And now 87, when something moves in a straight line, देखिए इसको आप पहले कभी सुने हो या पहले कभी ना सुने हो, इसका आंसर बहुत आसान है, मेरा आंसर इज रेक्टिलिनियन। क्यों? क्योंकि क्वाड्रपल्ड, ये जो QUADR है, इट इज इक्वल टू 4, ऑक्टा इज इक्वल टू 8, एंड ट्रेपीजियम आप मैथमेटिक्स में पढ़ते होंगे, इसका मतलब ये शायद संबंध चतुर्भुज होता है, ट्रेपीजियम इज अगेन 4, तो संबंध चतुर्भुज इसकी हिंदी होती है। एंड ऑक्टागोनल, 8 भुजाओं वाला, क्वाड्रपल्ड 4 टाइम्स, डबल, ट्रिपल, क्वाड्रपल, सुना होंगे इसको। तो इधर से ये प्रीफिक्सेस आते हैं, इन सबका मीनिंग 4 है। रेक्टिलिनियर में इज नथिंग, इट इज रेक्टिलिनियर इज इक्वल टू लीनियर, ठीक है। सो दैट इज योर आंसर, मूविंग इन ए स्ट्रेट लाइन। बाकी सब में ऐसा 4 डायरेक्शन, 8 डायरेक्शन,
और दुनिया भर का डायरेक्शन बन जा रहा है। सुनो, हेड ऑफ माउंटेन एंड एबी, देखिए इसको बहुत आसानी से आप आंसर कर सकते हैं। अगर पहले सुना है, आता है, तब तो बहुत आसान है, नहीं पहले सुना है, नहीं आता तो भी बहुत आसान है यार, क्योंकि एबी का मतलब होता है मठ, तो मठाधीश कौन होगा? मठाधीश होगा एबट। सो एबी इज मठ, एबट इज मठाधीश, सो एबट इज योर आंसर। हेड ऑफ मॉन्क्स, ठीक है, वही तो हो गया है, हेड ऑफ मॉन्क्स इन एन एबी। तो एबी क्या होता है? ये चर्च टाइप का प्लेस होता है, बताया तो मठ होता है। अभी अलग अलग रिलीजन में उसको अलग अलग चीजें बोलते हैं, तो उसको मठ बोलते हैं। बाकी प्रीस्ट, पास्टर एंड डीकन, इन तीनों वर्ड्स को समझिए। देखिए तीनों ऑलमोस्ट सिनोनिमस हैं। अगर तीनों में कोई अंतर है तो सिर्फ रैंक का अंतर है। जैसे आपके पंडितों में पुजारी होते हैं तो कोई बड़े पंडित जी, फिर छोटे महाराज जी, ऐसे ऐसे 20 रंग के होते हैं। सेम चीज यहाँ पे हो रही है। जो पास्टर और डीकन है ये थोड़ा सा प्रीस्ट से छोटे होते हैं। प्रीस्ट थोड़ा सा भौकाली होता है, बड़ा होता है, और पास्टर और डीकन उसके अंडर में थोड़ा जूनियर टाइप के प्रीस्ट होते हैं, ठीक है। और तीनों का मतलब वही प्रीस्ट ही होता है, पुजारी, पादरी, चर्च वर्च में। 89 नंबर देखिए, टू इवेड द ट्रूथ। इवेड मतलब होता है चतुराई से टाल देना, किसको? सच्चाई को, ठीक है। किसी चीज को टालना, वो भी चतुराई से, चालाकी से, अवॉइड करना। इवेड इज इक्वल टू अवॉइड। अगर याद रखना हो तो अवॉइड के सेंस में इसको याद रख सकते हैं, ऑलमोस्ट सेम है मीनिंग, ठीक है। इवेड इज इक्वल टू अवॉइड, बच निकलना। एंड टू इवेड द ट्रूथ, सच से बच निकलना, घुमा फिरा के बातें रखना, टालना, सच्चाई को टालना। जैसे कि आपका दोस्त और आप साथ में रात को दारू पिए थे, लेकिन आपको सब कुछ पता है, लेकिन जब उसकी मम्मी पूछेंगी तो आई डोंट नो आंटी वेयर ही वाज लास्ट नाइट, आई हैव नो आइडिया। मैं इससे बोलता रहता हूँ पढ़ा लिखा करो, लेकिन नहीं पढ़ता तो मैं क्या करूँ। एंड यू विल टॉक, यू विल मेक अप स्टोरीज एंड लाइक दैट। सो व्हाट आर यू डूइंग? यू आर डूइंग नथिंग बट यू आर prevaricating. You are prevaricating because you are making up stories. You know the truth, but you are making up stories and talking about this and that. So don't do that, dear, because that will only harm your future. So prevaricate is to avoid the truth. ये याद रखने के लिए वैसा थोड़ा रूट तो सेम नहीं है, लेकिन मैं रिलेट करता हूँ। देखिए वेरासिटी, ये वर्ड भी बहुत पूछता है। वेरासिटी इज ट्रूथफुलनेस, ठीक है, सच्चाई। तो वेरासिटी, वेरिकेट, समथिंग थोड़ा साउंड क्लोज है, हो सकता है रूट भी वही हो, तो थोड़ा सा इधर से रिलेट करके आप इसको निकाल सकते हैं। प्रीवेरिकेट इज टू अवॉइड द ट्रूथ। दूसरे ऑप्शन को देखिए, प्री मेडिटेट क्या होता है? मेडिटेट मतलब होता है टू थिंक, टू पॉन्डर। जब आप बड़े ध्यान से किसी स्थिति परिस्थिति को ऐसे कल्पना करने लगते हैं, अपनी यादों में खो जाते हैं, तो उस टाइम पे आप मेडिटेट कर रहे होते हैं। और यहाँ पे कुछ नहीं किया है, उसके पहले प्री लगा दिया है, यानी घटना होने से पहले ही आप उसके बारे में कायदे से मेडिटेट कर चुके हैं, प्री मेडिटेट कर चुके हैं। पहले से ही सोच लेना, पहले से ही कायदे से सारा आगे पीछे का बात कंसीडर कर लेना, उसी को बोलते हैं प्री मेडिटेट। एंड प्री डोमिनेट क्या है? आप डोमिनेट को जानते ही हैं। डोमिनेट मतलब होता है हावी, और इसके पहले प्री लगा दिया तो प्री डोमिनेट यानी कि बहुत पहले से ही हावी। डोमिनेंट इसका सिनोनिम हो सकता है, तो डोमिनेंट है तो ऑब्वियसली प्री डोमिनेंट है, वो बहुत ज्यादा उसमें सोचना नहीं है। एंड प्री पॉन्ड्रेट इज अगेन वेरी स्पेशल, खास। देखिए इसको कैसा निकालेंगे आप? मीनिंग पॉन्डर मतलब मैंने बताया मेडिटेट करना होता है, लेकिन उसको ऐसे नहीं निकालेंगे। प्री पॉन्डरेट, बोथ आर ऑलमोस्ट सेम, ठीक है। प्रीडोमिनेट एंड प्री पॉन्डरेट आर ऑलमोस्ट सेम, दे आर स्पेशल, डोमिनेंट, ठीक है, लीडिंग, ऐसा करके इसकी मीनिंग आती है। बट ये द ओनली इंपॉर्टेंट वर्ड इज दिस, ठीक है, बाकी सारे वर्ड्स उतने इंपॉर्टेंट है नहीं, इसको आप जानिए प्रीवेरिकेट को। एंड नाउ यू हैव टू क्या? इडियम और फ्रेज।
एंड फ्रॉम स्टेम टू स्टेम इसका आंसर करना है। देखिए मैं बताता हूँ, आप लोग अगर स्टेप दे चुके होंगे तो आप लोग आंसर क्या किए होंगे, ठीक है। लूज प्लीजन टू बिकम स्टिक टॉप एंड, इसको आप आंसर किए नहीं होंगे। आपके आंसर 90% के आंसर ये आया होगा और 10% में आपका पॉसिबिलिटी अदर क्वेश्चंस की बनती है, बट इत्तेफाक से ये भी सही आंसर है नहीं, ठीक है। द करेक्ट आंसर इज दिस, क्योंकि स्टेम टू स्टेम ये जो यूज होता है ये स्पेशली आपका एक जार्गन टाइप का टर्म है और ये शिप के लिए ही होता है। तो ये अगले हिस्से से लेके और पिछले हिस्से तक इसको बोलते हैं स्टेम, इसको बोलते हैं स्टेम, शिप के हिस्से को बोलते हैं, ठीक है। दिस इज अ शिप। तो फ्रॉम स्टेम टू स्टेम यानी फ्रॉम द फ्रंट ऑफ अ शिप टू द बैक ऑफ दैट शिप, so this is known as stem to stern. So that will be your answer, A, not B. But I am sure कि most of you have answered this B from beginning to end. इसका साउंड ही ऐसा है ना, from stem to stern. अगर और किसी सेंस में इस्तेमाल होता है, ये शिप वाली बात ना दी होती तो ये सही भी हो जाता, लेकिन चूंकि ये शिप वाली बात दी हुई है तो A will be your answer. Do a roaring trade. It is very easy to guess even if you don't know this. अगर आप नहीं भी जानते हैं तो इसको आप गेस कर सकते हैं बड़े आसानी से। कैसे? रोर मतलब होता है क्या, दहाड़, ठीक है। और ट्रेड मतलब क्या होता है, व्यापार, व्यवसाय। तो आप दहाड़ के व्यापार कर रहे हैं, दहाड़ के व्यवसाय कर रहे हैं, तो इनमें से क्या कर रहे हैं, ठीक है। हाई डिमांडिंग व्यवसाय कर रहे हैं, इन हैबिट ऑफ शाउटिंग एट अदर्स, नहीं यार, एक्सट्रीमली रिलक्टेंट, और ये तो बिल्कुल नहीं। ऑब्वियसली यू आर सेलिंग समथिंग वेरी क्विकली, ठीक है। आप टमाटर बेचने वालों को देखिए, 10 का 3 करके 2 मिनट में बेच के निकल जाते हैं ये सब। तो ये जो चिल्ला चिल्ला के हॉकर्स होते हैं ना, दीज हॉकर्स जस्ट कम, सेल एंड गो। तो इस तरीके से आया, ठेला लगा भी नहीं, सामान खत्म हो गया, तो व्हाट डिड ही डू, ही डिड अ रोरिंग ट्रेड, ठीक है। टुडे आई डिड अ रोरिंग ट्रेड, यानी कि टुडे आई वेंट टू द मार्केट विद माय गुड्स एंड सोल्ड देम ऑल इन नो टाइम। आई डिड अ रोरिंग ट्रेड, ठीक है, एकदम दहाड़ के बिजनेस किया यार आज तो मैंने। तो ये टाइप का इसका सेंस होता है, टू सेल समथिंग वेरी क्विकली, बड़ी तेजी से कुछ भी बेच के निकल लेना। एंड नाउ विल ऑफ द विस्प, ये ऐसा फ्रेज है कि जिसको अगर सुने नहीं है तो बिल्कुल नहीं बता पाएंगे, और इसका आंसर है अनरियल इमेजिनिंग, ठीक है। ये जो ओ लिखा है ये ऑफ का सेंस होता है, क्यों होता है, क्योंकि ऑफ का जो प्रोनाउंसिएशन होता है वो अब होता है, तो इधर ही से आपका ये विल ऑफ द विस्प हो गया। ये जो विल लिखा है वो इच्छा वाला नहीं है, ठीक है। ये विल इज अ नेम, जैसे जैक, विल, स्मिथ वगैरह वगैरह नाम होते हैं, तो ये विल नाम वाला है। और वो विल कौन सा है, वो विल है विल ऑफ द विस्प, और ये विस्प आपका लाइट सोर्स से, इसका मीनिंग होता है लाइट। अब इसकी बहुत ज्यादा इटिमोलॉजी में जाने का फायदा इसलिए नहीं है कि कितनी भी इटिमोलॉजी इसकी मैं बता दूंगा तो आपको याद नहीं रहेगा और भूल जाएगा, क्योंकि इतना आसान रिलेशन है नहीं इसके बीच में। तो इटिमोलॉजी में मत जाइए। विस्प मतलब लाइट होता है, समंदर में लाइट दिखती थी लोगों को और उसी तरफ लोग सोच के कि इधर कुछ है, चलो चलते हैं, तो जबकि जाते थे तो इधर कुछ होता नहीं था, वो उनकी अनरियल इमेजिनिंग होती थी सिर्फ। और इधर से ये आपका जो विल था बेचारा वो क्या बन गया, विस्प वाला विल बन गया, और आपका ये फ्रेज निकल के आ गया, इडियम बन गया ये विल ऑफ विस्प, अनरियल इमेजिनिंग, काल्पनिक, अवास्तविक। यहाँ पे क्या करना है, अंडरलाइन पार्ट है और 4 अल्टरनेटिव दिए गए हैं। इस अंडरलाइन पार्ट के लिए इससे अच्छा विकल्प अगर कोई है तो आपको बताना है। He was a hopeless doctor if I saw one. Yes, इससे अच्छा एक है, if ever I saw one, ठीक है। B is your answer. अगर मैंने जिंदगी में अपने कभी कोई डॉक्टर देखा है और उनके बारे में मैं कुछ भी जानता हूं, थोड़ा बहुत भी, तो मैं गारंटी के साथ कह सकता हूं कि वो एक बहुत ही घटिया डॉक्टर है। ही वॉज ए होपलेस डॉक्टर, ठीक है। ये जो मैंने हिंदी में बोला इतना लंबा चौड़ा सेंटेंस वही लिखा है छोटा करके, ही वॉज ए होपलेस डॉक्टर इफ आई हैव एवर सीन वन, इफ आई एवर सॉ वन, ठीक है। अगर मैंने जिंदगी में कभी एक डॉक्टर अच्छा खासा देखा है, कुछ भी इनके बारे में जानता हूं, तो देन 100% ऑब्वियसली ही वाज ए होपलेस डॉक्टर, मैंने अच्छा डॉक्टर वो है नहीं। तो इफ आई एवर, इसको इम्फसाइज करने की आवश्यकता है, इसलिए इम्फसाइज करेंगे।
और एवर लगाएंगे, ठीक है। लेकिन इफ एवर सॉ नहीं लगाएंगे क्योंकि इसमें सब्जेक्ट ही गायब हो जा रहा है, आई किधर गया, तो ए और सी और डी नहीं, बी इज योर आंसर। योर फादर इज अमंग द अदर थिंग्स अ प्राइवेट पर्सन। नाउ समथिंग इज रॉन्ग व्हेन यू रीड दिस। योर फादर इज अमंग द अदर थिंग्स अ प्राइवेट पर्सन। यार देखो, तुम्हारे बाप कई चीज हैं, ठीक है, तुम्हारे बाप कई चीज हैं, लेकिन अमंग अदर थिंग्स ही इज अ प्राइवेट पर्सन, ठीक है। एक इंडिविजुअल भी हैं, उनकी भी कुछ इच्छाएं होंगी, मनोकामनाएं होंगी, एंड प्राइवेसी होगी, जिंदगी होगी। या फिर प्राइवेट पर्सन आप ऐसे भी जो थोड़ा सा अलग रहते हैं, थोड़ा सा रिजर्व टाइप के रहते हैं, उनको भी बोलते हैं। तो योर फादर इज मेनी थिंग्स बट अमंग अदर थिंग्स ही इज अ प्राइवेट पर्सन, बट द प्रॉब्लम इन दिस सेंटेंस इज दिस। ये दा नहीं लगेगा, बहुत ही ज्यादा फालतू का है और इसको समझाना थोड़ा कठिन है, लेकिन समझना बड़ा आसान है। तो among other things will be your answer। देखिए, कुछ चीजें समझाना कठिन होती हैं, समझना आसान होती हैं, तो समझ लो इसको। यहाँ दा नहीं आएगा, और क्यों नहीं आएगा, चलो नियम की अगर बात कर लें तो दा क्या होता है, दा डेफिनेट आर्टिकल होता है। और डेफिनेट क्या होता है, डेफिनेट खास होता है, विशेष होता है, स्पेशल होता है। तो जब भी किसी चीज को स्पेशल सेंस में नाम लेना होता है तब उसके पहले दा लगाने की जरूरत पड़ती है। और यहाँ लिखा है अदर थिंग्स, तो व्हाट आर दी अदर थिंग्स, इज इट स्पेसिफाइड? नो, इट इज नॉट स्पेसिफाइड। तो जब नॉट स्पेसिफाइड है, नॉट स्पेसिफिक है, तो दा माने क्या, दा माने कुछ नहीं, ठीक है। इसके पहले दा कहां से आ जाएगा, बिकॉज अदर थिंग्स इज इन जनरल, इन पर्टिकुलर, इट कुड बी एनीथिंग। योर फादर कैन बी एनीथिंग, ही कुड बी पायलट, टीचर, डॉक्टर, इंजीनियर और व्हाटएवर, बट अमंग अदर थिंग्स ही इज अ प्राइवेट पर्सन एज वेल, सो डोंट यूज दा हियर, it is unnecessary। And now next question here, she was entirely not nonplussed by the erratic behavior of her father। यहाँ पे erratic की मीनिंग भी जानना जरूरी है। erratic is changing, बहुत जल्दी जल्दी बदलने वाला, ठीक है। इसके लिए एक और अच्छा शब्द आता है, वो क्या होता है, फ्लिकर, फिकल, सॉरी। सो फिकल, चेंजिंग, ठीक है, बदलता हुआ, ठीक है, उसको बोलते हैं इरेटिक। अब जैसे कि इरेटिक बिहेवियर ऑफ हर फादर, तो उसका फादर कैसा रहा होगा, देखिए, सुमन जरा गरम दूध करके उसमें हल्दी और अदरक डाल के थोड़ा सा दो, ठीक है पापा अभी लाइए। सुमन जब तक किचन में जाती है, दूध को गर्म किया, हल्दी अदरक पीस उसके इधर उधर व्यवस्था बनाए, तब तक डैडी बोलेंगे ऐसा करो सुमन, चाय दे दो, दूध हटाओ, ठीक है। तो एंड तब तक उसने चाय बनाने का, चाय बना के लाई भी रेडी करके, तो फिर अंकल बोलता है कि ऐसा है गर्मी बहुत ज्यादा है, चाय जमेगा नहीं, चलो कोल्ड ड्रिंक लाते हैं, कोल्ड ड्रिंक पीते हैं। तो नाउ दिस क्वालिटी, ये जो पर्सनालिटी है उस पर्सन की, जो पहले दूध मांगता है, फिर कहता है अच्छा चाय ले आओ, फिर चाय आने के बाद कहता है गर्मी बहुत है, कोल्ड ड्रिंक ले आओ, ये कौन सी क्वालिटी है, वो पर्सन कैसा है, दैट पर्सन इज सर्टेनली इरेटिक, ठीक है। ही इज चेंजिंग इन नेचर, ही इज वेरी फिकल इन नेचर, बदल रहा है मिनट मिनट पे, तो इरेटिक नेचर है। और इसी बिहेवियर से वो क्या नॉनप्लस्ड हो गई थी, ठीक है। तो योर आंसर इज सी। तो अभी मैं बताता हूँ क्यों। तो शी वॉज कंप्लीटली नॉनप्लस्ड बाय द इरेटिक बिहेवियर ऑफ हर फादर, बाय द चेंजिंग बिहेवियर ऑफ हर फादर। उसके बाप का ये जो रवैया था उससे वो पक गई थी पूरी तरीके से। एंड नॉनप्लस की मीनिंग आप जानेंगे तो आंसर जान जाएंगे, सी क्यों होगा। नॉनप्लस्ड मतलब होता है परप्लेक्स्ड, कंफ्यूज्ड, ठीक है। तो परप्लेक्स्ड या फिर कंफ्यूज्ड इज नॉनप्लस्ड। तो अब बताओ एंटायरली नॉट नॉनप्लस्ड कि एंटायरली नॉनप्लस्ड? ऑब्वियसली एंटायरली नॉनप्लस्ड, ठीक है। तो शी वॉज एंटायरली नॉनप्लस्ड बाय द इरेटिक बिहेवियर ऑफ हर फादर। अपने बाप के इस इरेटिक बिहेवियर से वो पूरी तरीके से पक गई थी, तंग आ गई थी। एंड नाउ नेक्स्ट वर्ड, यहाँ पे आपको सिनोनिम और एंटोनिम बताना है। पैंडेमोनियम, देखिए पैन जहां भी दिखता है आपको तो इट इज इक्वल टू ऑल, क्योंकि आपके पास पैन कार्ड होगा भी, पहले पैन कार्ड वाज ऑल कार्ड, ठीक है, सबसे इंपॉर्टेंट कार्ड यही होता था। पैन इंडिया लेवल पे अगर कोई काम होता है तो वो ऑल इंडिया लेवल पे होता है, ठीक है। और पैंसिया, पैंसिया इज अ क्योर फॉर ऑल, ठीक है।
सारे मर्ज की एक दवा, और यहाँ भी क्या है, पैन, हिंदी में इसको बोलते हैं रामबाण इलाज, ठीक है, पैंसिया। तो PAN यहाँ भी है, एंड पैन इज इक्वल टू ऑल, तो अ क्योर फॉर ऑल इज पैंसिया। नाउ यू नो दिस पैन, एंड इसके आगे क्या है, डेमन है, डेमन, पैन प्लस डेमन। एंड इस डेमन को आपने पक्का है सुना होगा, बचपन में कई सारी स्टोरीज में आपके सामने आया होगा, डेमन, गोस्ट वगैरह वगैरह। तो इसका मतलब होता है दैत्य, राक्षस, शैतान, तो ऑल डेमन, ठीक है, तो ऑल डिमोनियम, ठीक है। अभी क्या हो गया, ऑल डेमोनियम हो गया, NIUN। तो पूरा एकदम राक्षसी माहौल बना के रख दिया है, ठीक है, सारी चीजें अस्त व्यस्त इधर उधर हैं, एकदम राक्षसी माहौल बना के रख दिया है, पूरा का पूरा पैंडेमोनियम कर दिया है, ठीक है, ऑल डेमन। तो वही अब पूरा का पूरा राक्षसी माहौल है, एकदम कोई भी चीज ऑर्डर में नहीं है, कंप्लीट डिसऑर्डर है। कैसा है, कंप्लीट डिसऑर्डर। एंड इट इज इक्वल टू chaos, ठीक है, chaos इज इक्वल टू कंप्लीट डिसऑर्डर। इसको पढ़ने में ज्यादा नहीं पढ़ पाएंगे, ठीक है, अक्सर लोग इसको परेशान रहते हैं पढ़ने में। सो कंप्लीट डिसऑर्डर इज पैंडेमोनियम इज chaos। एंड नाउ पैंडर और ग्रेटिफाई क्या होता है, पैनिक मतलब तो होता है दहशत, एक्सट्रीम फियर। एंड पैंडर एंड ग्रेटिफाई आर सेम, दोनों का मतलब होता है क्या, सेटिस्फाई। ग्रेटिफाई इज इक्वल टू सेटिस्फाई, याद रखना आसान, ग्रेटिफाई सेटिस्फाई, एंड दैट इज इक्वल टू पैंडर। किसी को सेटिस्फाई टू फुलफिल द डिमांड्स ऑफ समवन, कोई जो भी मांग रहा है आप उसको सप्लाई करते चले जा रहे हो, करते चले जा रहे हो, तो यू आर ओनली ट्राइंग टू ग्रेटिफाई दैट पर्सन बिकॉज यू आर फुलफिलिंग ऑल हिज डिमांड्स। सो व्हेन यू फुलफिल समबडीज डिमांड, यू ग्रेटिफाई दैट पर्सन। एंड नेक्स्ट वर्ड इज विसिसिट्यूड, VCC, ठीक है, VCC। एंड नाउ ये जो V होता है ना, ये इधर से आया है, V इज इक्वल टू लाइफ, एंड इधर से पूरा सिर्फ इतना VI इतना ही उठाया, V को छोड़ दिया। एंड विसिसिट्यूड जो आपका बनता है वो अप्स एंड डाउन्स ऑफ लाइफ, अप्स एंड डाउन्स ऑफ लाइफ, जीवन के उतार चढ़ाव, ठीक है, द चेंजेस पॉजिटिव एंड नेगेटिव, ठीक है, अच्छा और बुरा चेंजेस ऑफ योर लाइफ, ऑफ इन योर लाइफ, इसी को बोलते हैं आप क्या, विसिसिट्यूड। और अक्सर आपने देखा होगा मिसस्पेल्ड वर्ड पूछता है बहुत, उसको अलग से नहीं तैयार करना होता है। ये जो आप वोकैब तैयार करते हैं इसकी स्पेलिंग आप ध्यान से देख लो, क्योंकि इन्हीं वर्ड्स को वो पूछता है मिसस्पेल्ड वर्ड्स में भी, ठीक है। तो इनमें से कौन सा है जीवन के उतार चढ़ाव के लिए, ऑब्वियसली सरप्राइज तो है नहीं, विजन तो है नहीं, और मिसफॉर्च्यून मतलब, गलती से इसको गेस मत कर लीजिएगा, मिसफॉर्च्यून मतलब दुर्भाग्य होता है, उतार और चढ़ाव नहीं होता है, सिर्फ और सिर्फ उतार ही होता है मिसफॉर्च्यून के टाइम पे। म्यूटेबिलिटी विल बी योर आंसर बिकॉज म्यूटेबल इज अगेन चेंजिंग, म्यूटेशन इज इक्वल टू चेंज। सो इस म्यूटेशन से आया है ये, और म्यूटेबिलिटी इज चेंजेबिलिटी इज इक्वल टू विसिसिट्यूड, ठीक है, जीवन के उतार चढ़ाव। म्यूटेबिलिटी इज द क्लोजेस्ट वर्ड इन मीनिंग। नेक्स्ट वर्ड इज फ्यूरर, इसको लिखने का एक और तरीका होता है, FUROR भी आप लिख सकते हैं, इनको लगाने का कोई कंपल्सन नहीं है, लगा दिया तो भी ठीक, नहीं लगाया तो भी ठीक। एंड फ्यूरर आया किधर से, इस फ्यूरी को पहचानते होंगे आप, फ्यूरी इज एक्सट्रीम एंगर, ठीक है, बहुत ज्यादा गुस्सा, और इसी से आपका बना है क्या, फ्यूरर। नाउ ऑब्वियसली यू कैन आंसर दिस, क्योंकि एंटोनिम बताना है, चूज द वर्ड व्हिच इज मोस्ट अपोजिट इन मीनिंग। सो काम विल बी योर आंसर बिकॉज फ्यूरी इज एक्सट्रीम एंगर एंड फ्यूरर इज अ कंडीशन ऑफ एक्सट्रीम एंगर, यानी कि ये पब्लिक में फ्यूरर है। जब इस्तेमाल देखिए इसका एक वाक्य में, बात ज्यादा समझ में आएगी। देयर वॉज अ ग्रेट डील ऑफ फ्यूरर, चाहे ई के साथ या फिर बिना ई के, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। देयर वॉज अ ग्रेट डील ऑफ फ्यूरर आफ्टर द release
of Salman Rushdie. सलमान रश्दी एक राइटर का नाम है, किताबें लिखता है, और उसने जो किताब लिखी है और जिस पे फ्यूरर हुआ था उस किताब का नाम है सैटेनिक वर्सेस. ठीक है, सैटेनिक वर्सेस उसने एक किताब लिख दी थी और उसकी वजह से थोड़ा बवाल हो गया था, पब्लिक में गुस्सा बहुत ज्यादा हो गया था कि ये क्यों देवी देवताओं के बारे में उल्टा सीधा लिखता रहता है. तो देयर वाज अ ग्रेट डील ऑफ फ्यूरर आफ्टर द रिलीज ऑफ सलमान रश्दी सैटेनिक वर्सेस. तो ग्रेट डील ऑफ फ्यूरर ये जो था वो क्या था? उथल पुथल, कोलाहल, कोहराम, शोरगुल, या फिर, और वो शोरगुल वाज कॉज्ड बाय एंगर, इसी फ्यूरी से आया. तो फ्यूरर था, फ्यूरी की वजह से किधर था? आफ्टर द रिलीज ऑफ सैटेनिक वर्सेस. So now you can understand this word. There was a great deal of furor after the release of Salman Rushdie's Satanic Verses, and that is why your answer will be calm, शांत. फ्यूचरिस्टिक भविष्य से रिलेटेड होता है, बड़ी चिंता, परेशानी, एक्साइटमेंट, उत्तेजना, तो इनमें से कोई आपका उत्तर है नहीं. And 99th word is very important, and the reason it is important is that it has appeared in your paper more than 70 times. 70 से ज्यादा बार ये परीक्षाओं में आ चुका है, इसलिए ज्यादा इंपॉर्टेंट है. और इसका मीनिंग यहाँ पे है, सॉरी आपको ऑपोजिट बताना है, फिलहाल मीनिंग जान लो. मीनिंग इसका है डंस, बिकॉज इसका मतलब होता है स्टूपिड. इम्बेसाइल का भी मतलब होता है स्टूपिड, या फिर फूल, या फिर फूलिश. ठीक है, ऐसा करके बेवकूफ टाइप का आदमी, इसी का मतलब डंस भी होता है. तो डंस, इम्बेसाइल, स्टूपिड, फूल, फूलिश, सब कुछ हो गया. सेम बताना है अपोजिट, तो ऑब्वियसली इंटेलिजेंट इज योर आंसर. ठीक है, क्योंकि वो इंटेलिजेंट है, फूल नहीं है. एंड नाउ दिस फाइनल क्वेश्चन. ठीक है, आपको चारों स्पेलिंग में से एक जो सही है उसी को चुनना है. देखो, अगर इस वर्ड की मीनिंग आप नहीं भी जानते हैं, still guessing the meaning, guessing the correct spelling is very easy, because there is only one word that goes with the common and general tone of the words, and this is that. Resuscitate. ठीक है, so resuscitate is the answer, and इसका मीनिंग होता है फिर से जान डाल देना, पुनर्जीवन देना या पुनर्जीवित कर देना, ऐसा करके. इसके लिए जो आपके सिनोनिम हो सकते हैं वो विविफाई, या फिर विविफाई, रिवाइटलाइज. ये रिवाइटलाइज किधर से आया? रिवाइटल से आया है. आपको पता है कि सलमान खान और उनके बाबूजी 40 साल से रिवाइटल खा रहे हैं, और रिवाइटल खा के वो लोग रिवाइटलाइज हो जाते हैं, उनमें फिर से जान आ जाती है, वो विविफाई हो जाते हैं. जो मतलब लाइफ मैंने बताया पहले भी, तो रिवाइटलाइज, विविफाई, रिजुविनेट. तो ये इसकी मीनिंग होती है. रिससिटेट का मतलब टू ब्रिंग बैक टू लाइफ, फिर से उस चीज में जान डाल देना. ठीक है, so he resuscitated this art, he resuscitated this music, he resuscitated this or that. So I hope that I have been able to explain the nuances and intricacies of this question paper, and thank you very much for being so patient and listening very carefully. Thank you.